चलाओ। तो साइंस में देख लो बाबू, लेसन नंबर कौन है? 8 और पेज नंबर आज 154 का प्रश्न उत्तर हम लोग हल करेंगे। देखो, आपका पहला क्वेश्चन कहता है, तो समझो कि परागण और निषेचन में क्या अंतर है। ये प्रश्न आपसे पूछा है और हम बताते हैं कि परागण का मतलब क्या होता है। देखो, क्या है कि ये जो परागण की क्रिया होती है पुष्प में पाई जाती है। याद रखना, किससे पाई जाती है? माने देखो, जो पौधा होता है, पौधे का जनन अंग पुष्प में ही पाया जाता है। और पौधे में भी क्या होता है? एक नर होता है और एक क्या होता है? मादा। याद करो, नर मादा। नर माने क्या? पुरुष। मादा माने स्त्री। अब होगा क्या कि जो नर होते हैं, नर के पास पराग कोश होता है। क्या होता है? इस पराग कोश में क्या उपस्थित होता है? पराग कण। पराग कण। आज जो मादा होती है, मादा के पास क्या उपस्थित होता है? वर्तिकाग्र। क्या उपस्थित होता है? वर्तिकाग्र। समझना बाबू, ऐसे सिर पर कर। देखो, जैसे कहा ना, एक पुष्प जब तोड़ते हैं हम लोग, एक पुष्प, तो उस पुष्प में नर भी पाए जाते हैं, मादा भी पाए जाते हैं। जो नर होते हैं, नर के पास परागकण उपस्थित होता है। ठीक है। जो मादा होती है, मादा के पास वर्तिकाग्र उपस्थित होता है। तो कहोगे कि जब मान लो कि नर है, मादा है, दोनों उपस्थित हैं, अगर उससे एक नया पुष्प का निर्माण करना है तो उसके लिए परागण बहुत ज़रूरी है। या उस पुष्प में जो कोनो भी पौधा होता है, पहले पुष्प खिलता है, तब पुष्प के बाद फल बनता है। तो उस पुष्प से फल बनने के लिए, जो पुष्प है, पुष्प से फल बनने के लिए परागण की बहुत आवश्यकता होती है। परागण की क्रिया नहीं होता है तो फल नहीं बनेगा। बहुत देखते हैं कि लोग कहते हैं कि आम में मोजर लग गया है, तो मोजर का मतलब फूल है, और उसके बाद से उसमें लोग कहते हैं कि आम नहीं फरा। समझ रहे हो? यानी आम नहीं फरा, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें परागण की क्रिया नहीं हुई, और जिसमें परागण की क्रिया हो जाती है उसमें आम निकल जाते हैं। तो आखिर कहोगे क्या परागण में? तो आपको याद होगा, पढ़े भी होंगे आप लोग, कि जब पराग कोश से, एकदम सिंपल सी बात सुनो, पराग कोश किस में पाया जाता है? नर में। वर्तिकाग्र किस में पाया जाता है? मादा में। कहोगे कि जब पराग कोश से पराग कण निकल कर स्त्री के वर्तिकाग्र तक क्या होते हैं? पहुंच जाते हैं, तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। सिंपल सी बात कि जब पुष्प के, माने आप संक्षिप्त में इतना भी कह सकते हैं कि जब नर पुष्प से पराग कण निकल करके स्त्री के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। और सुनो, अब आपसे पूछा जाता है निषेचन। क्या पूछा जाता है? निषेचन पूछा जाता है। ठीक है ना? पूछा भी है इसमें, तो कहेंगे आप कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन। आगे आगे बढ़ जाओ। नर युग्मक प्लस, गुड मॉर्निंग, मादा युग्मक के संलयन को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। सुन लो, हम बताते हैं। नर युग्मक के रूप में क्या पाया जाता है? शुक्राणु। जैसे हम लोग हैं ना, हमारे अंदर क्या उपस्थित है? शुक्राणु। और मादा में क्या उपस्थित होता है? अंडाणु। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? शुक्राणु। निषेचन का, निषेचन का मतलब होता है कि निषेचन से ही बच्चा का निर्माण होता है, हमारा बच्चा पैदा होता है। तो ये अंतर है परागण में और किस में? निषेचन में। तो थोड़ा सा इसको लिख लो, याद हो जाएगा। लिख लो पहला तो, परागण में लिख लो कि जब पराग कण, जब ऐसे लिखो, जब पराग कोश से, पराग कोश किस में पाया जाता है? नर में कि मादा में? नर में। जब पराग कोश से, तुम लोग भी कहीं देख लो इस, जब पराग कोश से पराग कण निकल कर
वो तो पढ़ाए हैं, याद है। परागकण निकल कर इस प्रकार भी नहीं। स्त्रीकेसर के, हाँ तो दोनों परिभाषा लिखा जाएगा, तंत्र आ जाएगा। स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है तो इसे परागण कहते हैं। कि जब पराग कोश से परागकण निकल करके स्त्रीकेसर के 3 भाग होता है ना, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, तो वही वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। और दूसरा आ जाओ निषेचन। तो इसमें कह देना कि नर युग्मक और मादा युग्मक, सिंपल सी बात है, के संलयन को मतलब होता है मिलना, ठीक है, के संलयन को निषेचन कहते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक के रूप में शुक्राणु होता है, मादा युग्मक के रूप में अंडाणु होता है। नर युग्मक और जो मादा युग्मक होता है उसके संलयन को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। याद कर लो सब लोग कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। आप इसको बता सकते हैं। अच्छा, पराग कोश से परागकण निकल करके कहाँ पहुँच जाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं परागण। चलो आ जाओ आगे अगला क्वेश्चन के पास। कह रहा है कि शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका होती है। ये तो दोनों जानते हो कहाँ पाए जाते हैं, पुरुष में। शुक्राशय के प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है आपको बताना है। चले आप जानते होंगे कि नर अंग में माने मनुष्य जो नर होता है, तो याद कर लेना बाबू, नर का मुख्य जनन अंग का होता है वृषण। वृषण तो जानते होंगे जो गोल है वही। आज जो स्त्री होती है, स्त्री का मुख्य जनन अंग का होता है अंडाशय। आपको याद होगा कि हमारे जो वृषण होता है उस वृषण में किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, याद रखना। आज जो अंडाशय होता है वो तो स्त्री में पाया जाता है। अंडाशय से किसका निर्माण होता है, अंडाणु का। आप ये भी जानते होंगे कि जो अंडाणु होता है वह गतिशील नहीं होता है, वो खाली फेलोपियन नलिका में बैठा रहता है, इंतजार करता रहता है। और जो शुक्राणु होता है वो क्या होता है, गतिशील होता है, वह गति करता हुआ अंडाणु के पास जाता है और अंडाणु के पास जा करके फिर दोनों में संपर्क होता है और फिर निषेचन की क्रिया क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। अब आपको ये बताना है कि इसी जो नर की बात हम लोग कर रहे हैं, जो शुक्राणु की बात कर रहे हैं, तो उस शुक्राणु के लिए जो शुक्राशय होता है वह क्या भूमिका निभाता है, और जो वह क्या नाम है प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो क्या भूमिका निभाती है। तो याद लिख लो, याद माने कर लो आज कि जो शुक्राशय होता है और जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वह शुक्राणुओं के साथ मिल करके रहती है और शुक्राणुओं को पोषण देने की काम करती है। किसको, कहने का मतलब अगर शुक्राणु है तो समझो शुक्राणु है और शुक्राणु गति ही नहीं करेगा। अब मान लीजिए कि जिसकी शादी हो गई है वो जनन कर रहे हैं और शुक्राणु अंडाणु के पास जा ही नहीं रहा है, उसके पास पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो जब वो शुक्राणु अंडाणु के पास नहीं पहुंचेगा तो स्त्री गर्भ धारण नहीं कर पाएगी। तो गर्भ धारण कराने के लिए शुक्राणु के पास शक्ति होना चाहिए, पोषण होना चाहिए। पोषण का मतलब होता है कि ऊर्जा मिलना, भोजन ग्रहण करना। तो शुक्राणु को शक्ति तब मिलेगा
जब प्रोटेस्ट ग्रंथि या शुक्राशय उसको पोषण देंगे, और जब पोषण देंगे तो शुक्राणु के अंदर ताकत आ जाएगा, और जब ताकत आ जाएगा तो जब जनन होगा तो वही शुक्राणु किसके पास पहुंच जाएगा, अंडाणु के पास पहुंच जाएगा। तब निःश्वासन क्रिया संपन्न हो जाएगी और तब वहाँ पर गर्भ स्त्री जो होती है गर्भ धारण कर लेती है। तो प्रश्न तो बड़ी सिंपल था, लेकिन आपको तो विस्तार से बताना पड़ा कि जो प्रोटेस्ट ग्रंथि है शुक्राशय है, ये दोनों शुक्राणुओं को क्या देती है, पोषण देती है, जिससे शुक्राणु जो होता है अंडाणु के पास क्या होता है, पहुंच जाता है। जैसे आप पढ़े भी होंगे, मान लीजिए ये स्त्री का जनन अंग है और ये फुलोपियन नलिका है, यहाँ पर अंडाणु है और ये मान लो शीशन है, इसी से शुक्राणु निकालना है। शुक्राणु आप पढ़े होंगे, इस तरीके से शुक्राणु की संरचना होती है, कला बनाए भी थे। तो इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए शक्ति चाहिए, तो शक्ति कहाँ से मिलेगा, पोषण से। आपको आपके अंदर शक्ति खत्म हो जाती है तो भोजन करते हैं ना, तो जब भोजन करते हैं, जब भोजन करने की प्रक्रिया होती है उसी को पोषण करते हैं। भोजन किए उसी को क्या करते हैं, पोषण। भोजन करते हैं फिर आपके पास एनर्जी आ जाती है, प्यास लगती है तो आपके अंदर शक्ति कम हो जाती है, फिर पानी पीते हैं फिर आपके अंदर शक्ति आ जाती है। तो शक्ति कहाँ से मिलता है, पानी से मिलता है या भोजन से मिलता है। तो इनको जो शक्ति, जो शुक्राणु देख रहे हैं, इनकी शक्ति किससे मिलती है, वो तो प्रोस्टेट ग्रंथि से या शुक्राशय से मिलता है। अब तो समझ गए होंगे ना, नहीं समझे तो लिख लो उत्तर, लिखो दूसरा का उत्तर लिख लो। शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि और प्रोटेस्ट ग्रंथि शुक्राणु को पोषण देते हैं, शुक्राणु को पोषण देते हैं, जिसके फलस्वरूप शुक्राणु को शक्ति मिल सके। शुक्राणु को माने शुक्राणु को आगे बढ़ने के लिए शक्ति मिल सके, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो बात को, एकदम क्लियर समझ में आ गया कि हमारे अंदर जो शुक्राणु होता है उसको शक्ति, उसको आगे बढ़ने के लिए शुक्राशय और प्रोटेस्ट ग्रंथि क्या करता है, पोषण देता है। दिखा गया, हाई तो लाजवाब क्वेश्चन आता है भाई, तीसरा दिन पढ़ लीजिए, देखिए आ जाएगा कि नहीं, आप उत्तर बता पाएंगे कि नहीं तीसरा क्वेश्चन पे, पढ़ लिए, आसान है ना बहुत। अभी पढ़ा रहे हैं, यही देख लो है लिखा गया। अब देखो तीसरा का उत्तर लिखना है, तो लाजवाब क्वेश्चन है भैया। ये तो 15 अगस्त के दौरान अपने 16 अगस्त के शुभ अवसर पर है। अब प्रश्न ही कह रहा है कि यौना आरंभ के समय, माने जवानी आरंभ के समय, यौना आरंभ के मतलब क्या हुआ, जवानी चढ़ना, जवानी केकरा में, तो कह रहे हैं लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं। हाँ। जब यौना आरंभ प्रारंभ होता है तो लड़कियों में क्या परिवर्तन होता है, स्तन का विकास हो जाता है ना, वही विकास हो है, मतलब लड़का पैदा देखेंगे फिर ये सब दूध होकेंगे, तब पहला ये परिवर्तन होता है कि स्तन का क्या होता है, विकास हो जाता है। और दूसरा देखना, गाल चिकन चिकन हो जाता है, त्वचा का रंग माने चिकन हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, माने करिया लड़की भी या कोयला खाते तो सफ़ेद हो जाएगी। त्वचा का रंग कैसा हो जाता है, चिकन चिकन हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, गुलाबी भी हो जाता है। और तीसरा आवाज़ बहुत मधुर हो जाता है, आवाज़ बहुत क्या होता है, मधुर है। तो काम खराब हो रहे हैं तो तुम हंस रहे हो, तो लिखते हैं बाबू, समझ में आया ना, स्तन का विकास हो जाएगा, त्वचा का रंग क्या होता है, चिकना हो जाता है, आवाज़ मधुर हो जाता है, समझ रहे हैं ना। ये सब परिवर्तन आपको बाल आ जाते हैं, ये सब परिवर्तन आपका स्त्रियों का यौना आरंभ के समय होता है। 11 से 13 वर्ष के अवस्था में ओकरी के
अच्छा मेन तो छोड़ देंगे यार, MC आना चालू हो जाता है इसमें। भले वो सुंदर हो गए भी है तो का, लेकिन अगर मासिक चक्र चालू नहीं हो तो उम्र 30 बातों के जवानी ना कहल जाए। अभी बच्चा भी है 30 साल के भले भी है, जब ले MC ना आ जाओ तब ले ना कहल जाए कि जवानी। 45 साल की उम्र में का MC है तब वो कभी कभी लड़की रलसी अब तो अब मैंने तनी जवान भाई चल। ये तो सब आसान है, लिख लो। यौना आरंभा के समय, यौना आरंभ के समय लड़कियों में, ये पूरी लड़की तुल से पूछना चाहिए, हमने एक लिखा पड़ता लड़कियों में निम्नलिखित परिवर्तन होता है। और तू तो पढ़ के बैठे तो पहला का होगा, स्तन का भारी भरकम विकास हो जाएगा। स्तन का विकास, स्तन में जानते हैं ना का स्तन माने होता है स्तन ग्रंथि, इसमें दूध का निर्माण होने लगता है। आप हंस रहे हैं, ऐसा लगता है कि तुम बोतल के दूध पिए हो। मम्मी नहीं दूध पिलाई है प्रिंस, ये हंसने वाली बात है। तब स्तन का विकास होता है। दूसरा लिख लेते हैं, त्वचा का रंग चिकना हो जाता है। चिकना चमेली बहुआ सजा के त्वचा का रंग चिकना हो जाता है, चिकना हो जाता है। छात्र ये कुल क्वेश्चन देवे का तीसरा का ही रहेगा कि आवाज क्या हो जाती है, वाह आवाज मधुर हो जाती है। कोयल सी तेरी बोली कुकू कुकू, वही ढंग। 4 नंबर, शरीर पर बाल आ जाता है। तो ये कुछ आपके लड़कियों में परिवर्तन देखा जाता है जब जवानी चालू होता है, यानी यौना आरंभ शुरू होता है तब। हाँ यार उसको भी लिख लो। मासिक चक्र आना प्रारंभ हो जाता है। चलिए ये तीसरा का उत्तर हुआ, हम लोग इसको लिखे। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, बता सकते हैं। हो गया, लिख लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है बाबू। प्रिंस बता रहा है कि अगर माँ के पेट में बच्चा है तो उसका पोषण कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है? उसका नाम होगा अपरा प्लेसेंटा कहते हैं, वही रक्त से ही मिलता है, ब्लड से ही। देखे ना वो गाय बच्चा डेली सा तो देखे ना बाछी हो चाहे बच्चा हो के नस नाभि जन होला वो गाय के नाभि से जुड़ा रहता है। अच्छा वो निकलती है तो टूट जाता है, मनु तैयार हो जाता है, लेकिन अंदर से नहीं टूटता, निकल जाएगा तो बलरे नहीं रुकेगा, बीच में से उसको अपने आप टूट जाता है। यानी इसका मतलब वो ज्वाइंट था पूरा, जब वो बच्चा था पेट में तो पूरा उसको पोषण मिल रहा है। कभी देखना ना, अब नहीं देखोगे तो गाय होगी किसी गाँव का तो कहने हे बाबू, अगर मान लो चाची होगी चाहिए तो यही ये तरह गई बच्चा नहीं तो हमारा बोला हमारा देखे के बाद देखा जीवा इंतजार करते रहो, एक बार देख लिया जाता ना लाइफ। वैसे भी देखोगे तुम, मान लो कि तुम्हारा शादी हो जाए, तुम्हारा हस्बैंड खटाले खुला बड़ा तो बाप खटाल खुला बड़ा, खटाल को जानते हैं ना 1000 खाली भैंसे बारी से मिल जाए तो बोझे के बच्चा हो गया, लिखा गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी लिखिए। चार नंबर समझ लो कि जो भ्रूण है, जो पेट होता है, जो गर्भाशय होता है, उसके अंदर जो बच्चा होता है, उस बच्चा का पोषण कहाँ से मिलता है? तो जो अपरा होता है, अपरा इसको प्लेसेंटा कहते हैं, इससे उस बच्चा का पोषण मिलता है। और जो बच्चा होता है उसको ऑक्सीजन
या उसको ऊर्जा जो भी मिलने वाला होता है रक्त के माध्यम से उसके पास क्या होता है, पहुंचता है। बात समझ में आया? पेट के अंदर जो बच्चा रहता है उसका पोषण रक्त के द्वारा होता है ना, कहाँ कुछ खाता है तो तभी सांस लेता है, ऑक्सीजन लेता है, तो तमाम प्रकार की जो बातें होती है उसको ग्रहण करता है। हाँ, तन्ना को नहीं देता है। अभी बच्चा होता है तो नहीं देखते, जितना हमनी के अंदर अंग है उतना उसके अंदर भी अंग होता है, उसके अंदर भी नोज होता है, तो वो भी सांस लेता है। दगला क्योंकि बीमारी जब पेट में बच्चा रहता है तभी लोग कहते हैं कि किडनी खराब हो गई, एक अंदर किडनी उसके अंदर पाया जाता है। कितने लोग कहते हैं इसको सांस लेने की तकलीफ है, ये रीता नहीं है तो करेजा नहीं है। इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर जितना अंग है वो सब अंग बच्चा के अंदर रहता है जब पेट के अंदर रहता है, तो ये बात होती है। आप थोड़ा सा लिख लो, लिख लो। मानव के गर्भ में उपस्थित, मानव के गर्भ में उपस्थित, तो मानव में स्त्री या पुरुष दोनों तो आ जाएंगे, तो चलिए स्त्री लिख लीजिएगा। स्त्री के गर्भ में उपस्थित भ्रूण का पोषण, भ्रूण का पोषण अपरा, इसी को अंग्रेजी में प्लेसेंटा कहते हैं, प्लेसेंटा से प्राप्त होता है। इसको मिटा देते हैं, प्राप्त होता है। ठीक है, स्त्री के गर्भ में उपस्थित भ्रूण का पोषण अपरा प्लेसेंटा रक्त के द्वारा ऑक्सीजन तथा ऊर्जा, ऑक्सीजन तथा ऊर्जा भ्रूण के पास पहुंचता है। रक्त ही बहता है जान जरा। बड़ा सुंदर प्रश्न भाई, जब भ्रूण है, भ्रूण में बच्चा है ये, तो रक्त के द्वारा इस बच्चे के पास जो ब्लड होता है, इसे ज्वाइंट होता है, एक नस ज्वाइंट होता है, और ये अपरा होता है यहाँ पर, और यही अपरा चाहे मान लीजिएगा कि ऑक्सीजन पहुँचाए या जो भी माने पहुँचाता है, तो इसके पास पहुँचाने का काम कौन करता है, तो रुधिर ही करता है। ब्लड ही तो है। लोग कहते हैं कि ब्लड कम हो गया, ब्लड नहीं कम हुआ, ब्लड तो है, उसके अंदर जो पोषक तत्व है वो कम हो गए हैं। बात समझ रहे हैं? ब्लड ही थोड़े जहाँ छोड़ा कि 6 लीटर बाकी 5 लीटर, भाई थोड़े थे तर 2 लीटर ब्लड हो गया ना, ब्लड के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो कम हो जाते हैं। फिर 1 यूनिट दे दिया जाता है, और उसको 1 यूनिट में कितना ग्राम, 1 यूनिट में लगभग 450 ग्राम होता है रक्त। समझ लो, मैंने आधा लीटर देता सकता, हाँ आधा लीटर से 450 ग्राम, हाँ लगभग 50 ग्राम रहेगा, 900 तो होता है। हो गया? समझ में आया कुछ? हाँ चलो, अब ये क्वेश्चन आपसे आ रहा है, जानते हैं क्या कह रहा है इसमें कि यदि कोई महिला कॉपर टी, क्या समझना है बाबू, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या वह उसकी यौन संचालित रोगों से रक्षा कर पाएगी? नहीं, नहीं कर पाएगी। मेहरारू कॉपर टी लगाओ, इसे काहे खाती, काहे खाती, काहे खाती, शुक्राणु ओकरा अंदर जाई। इस मान लो पुरुष अगर जनन करता है तो जनन करवा तो शुक्राणु जरूर निकली, और निकली तो मान लो स्त्री है, स्त्री के अंदर जाता तो यही कॉपर टी फिट कर लेती है, क्या लगा लेगी है कॉपर टी, कल क्या अब तू चल जाता है तो नहीं जाने देता है, कहता है रुक कॉपर टी हटा लेगी तो कहीं आ जा, यही को धावते वाली तो गर्भधारण हो जाता है। तो कॉपर टी का अगर जैसे कॉपर टी है, प्रश्न नहीं कहा कि क्या कॉपर टी से यौन संचालित रोगों की रक्षा हो सकती है? नहीं हो सकती है। जो कॉपर टी अगर आप लगा देंगे तो जो ये माने जो शुक्राणु जा रहे थे वो रुक जाएंगे, लेकिन बीमारी हो सकता है। यौन संचालित रोगों का मतलब जानते हैं वाला, जनन करते समय जो बीमारी हो, जैसे एड्स हो गई, गोनोरिया, अगर गोनोरिया का मतलब है खजुआ, तोहरो खजुआ था हमारो खजुआ था, ओकरा क्या कहेंगे गोनोरिया, ये भी हो सकता है खजुआ। और कहीं नहीं होता है, खातना बड़ा बड़ा दाना हैजा निकल जाता है, उसे गोनोरिया कहा जाता है। हम हैजा का नहीं बता दें। चल लिख लेते हैं बाबू तनी।
4 नंबर का उत्तर 5 नंबर का लिखो। कापर टी एक जानते हो ना, स्प्रिंग होता है, ये दवाई नहीं होता है। पहले लेकर दवाई जानते हो। कापर टी एक यंत्र होता है। पहले कापटी को मतलब चाय ये काम कर रहा चल जा रहा है, सोचने लगे मेरे दीवा में भी ठीक बा, दीवा कापर टी के वो कह रहे कि घोर के पी लिया। कई जान जा पी लेवा तो का जी मालूम बनो तारा अंदर मेहरारू के गुण आ जाए, लगभग सलवार सूट पहने। कापर टी एक यंत्र होता है जिसका प्रयोग गर्भधारण को रोकने के लिए किया जाता है। गर्भधारण को रोकने के लिए किया जाता है, रोकने के लिए किया जाता है। इससे यौन संचारित रोग को नहीं रोका जा सकता है। यही प्रश्न पूछा भी है, क्या कापर टी से यौन संचारित को रोका जा सकता है? तो आंसर होगा नहीं रोका जा सकता, क्योंकि कापर टी का भी मैंने आपको प्रयोग करके ही बताया। केवल शुक्राणु के अंदर जाने से रोका जाता है, केवल गर्भधारण को बचाने के लिए इसको क्या किया जाता है, रोका जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।